गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बजट पर चर्चा करेंगे क्योंकि बजट 2025-26 का आ चुका है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण घोषणाएं, योजनाएं और जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो हम देख लेंगे। तो शुरू करते हैं बजट से। तो पहले हम इसका इतिहास थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि होता क्या है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव थोड़ा बहुत है, क्या किसने शुरू किया वो देख लेते हैं, फिर आगे हम बजट पर चर्चा करेंगे। ठीक है। तो इतिहास के बारे में अगर शुरू की जाए तो सबसे पहली बात ये कि बजट की जो शुरुआत है वो कब हुई थी भारत में। इससे पहले अगर शुरुआत से पहले हम लोग अगर देखते हैं, एक चीज़ देखते हैं, बजट शब्द को ही देख लेते हैं। तो ये जो बजट शब्द है अपने आप में, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहली बात, इस शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। बजट शब्द हमारे संविधान में नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कई बार कि क्या बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में है या नहीं। तो बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं। फिर क्या है, इसकी जगह एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, उसका नाम है वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट की जगह पर जो शब्द इस्तेमाल हुआ है संविधान में उसका नाम है वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 112 में उल्लिखित है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। बजट शब्द फ्रेंच भाषा से आया हुआ है। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, इतिहास क्या रहा है इसका। तो पहली बार भारत में बजट जो पेश हुआ था, भारत में पहली बार बजट कब पेश किया गया? तो 1860 में। आपको पता होगा 1857 का विद्रोह जब हुआ उसके बाद शासन चला गया ब्रिटेन के हाथों में। ठीक है। तो जब ब्रिटेन की सत्ता आई तो उसके बाद स्थापित हुआ बजट शुरू करने की प्रक्रिया। तो 1860 में जेम्स विल्सन ने जेम्स विल्सन ने पहला बजट पेश किया था। ये स्वतंत्रता से पहले का बात है। ठीक है। हम आज़ाद होते हैं कब? आज़ादी हमें कब मिली? आज़ादी मिली 1947। तो जब 47 में आज़ादी मिली तो आज़ादी के बाद 15 अगस्त, ठीक है, इसके बाद पहला बजट पेश किया गया। पहला बजट प्रस्तुत किया किसने? आर षणमुखम शेट्टी साहब ने। क्या नाम था? आर षणमुखम शेट्टी। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? आर षणमुखम शेट्टी ने। सुनील शेट्टी जैसे वैसे आर षणमुखम शेट्टी साहब का नाम है। ठीक है। और ये बजट जो पहला था, फुल बजट था या अंतरिम बजट था? ये बजट था, अंतरिम बजट था। अंतरिम, आतरिम नहीं होगा, अंतरिम बजट होगा। ये बजट कौन सा बजट था? अंतरिम बजट था। अंतरिम बजट क्या होता है? जो कुछ माह के लिए हो, कुछ माह के लिए प्रस्तुत किया जाता है, कुछ माह के लिए। और जो सामान्य बजट होता है वो पूरे वर्ष के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो ये कुछ माह का जो बजट होता है वही होता है अंतरिम बजट। और इसके बाद ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि गणतंत्र भारत का पहला बजट कौन था?
गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? गणतंत्र भारत का पहला बजट, आपको पहले गणतंत्र समझना होगा, उसके बाद आप समझ पाएंगे। हम गणतंत्र कब हुए हैं? 26 जनवरी 1950 को। तो इसके बाद पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? तो 26 जनवरी 1950 के बाद का पहला बजट प्रस्तुत किया था जॉन मथाई साहब ने। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें बजट के बारे में हुई जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से हमारे लिए ज़रूरी थी। अब हम समझते हैं वन बाय वन बजट क्या है। बजट क्या है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। बजट है एक वर्ष का लेखा जोखा, एक वर्ष का सरकार का लेखा जोखा। मतलब ये लेखा जोखा से तात्पर्य ये होगा कि सरकार के द्वारा पैसा कितना खर्चा किया जाएगा, कितना खर्च किया जाएगा, और यह पैसा कहाँ से आएगा। कहाँ से प्राप्त होगा सरकार को। तो कहाँ से खर्च होगा, तो ये हो गया एक्सपेंडिचर, और ये उसको बोलेंगे प्राप्ति। तो सरकार को पैसा कहाँ से प्राप्त होगा और सरकार कहाँ खर्च करेगी, कितना और कहाँ, वही हो जाएगा सरकार का बजट। ठीक है, जिसको हम सीधे शब्दों में अगर कहें तो एक वर्ष की सरकार की प्राप्तियां और खर्च। एक वर्ष की प्राप्ति और खर्च सरकार द्वारा किए जाने वाला, क्योंकि सरकार बजट पेश कर रही है तो हम सरकार की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ एक वर्ष की जो हमने बात की, इसको हमें थोड़ा सा स्पष्ट करके चलना होगा। जैसे कि जो बजट आता है, बजट कितने वर्ष का होता है, या बजट में कितने वर्ष के आंकड़े होते हैं, ये पूछ लिया जाता है कभी कभी। ठीक है, कितने वर्ष के आंकड़े, इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि एक तो होता है, आप ये याद करिए कि 3 वर्ष के आंकड़े होते हैं इसमें। कितने वर्ष के? 3 वर्ष के। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो एक बजट में 3 वर्ष के आंकड़े होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये देखिए अब। ठीक है, जैसे जो वर्तमान में चल रहा है, एक तो वर्तमान ईयर का, वर्तमान वर्ष, और वर्तमान वर्ष से पहले का वर्ष हो जाएगा पिछला वर्ष, और ये हो जाएगा आगामी वर्ष का। मतलब हम जिस साल में है उसका प्लस एक अगला और एक पिछला। अभी जैसे जो बजट आया है उसमें हमें आंकड़े मिलेंगे, आगामी वर्ष का बजट होगा, इसमें आपको 25 और 26 के आंकड़े मिलेंगे। ठीक, प्लस वर्तमान वर्ष के 24-25 का, और पिछला वर्ष 2023 और 24, ये 3 वर्ष के आंकड़े आपको बजट में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक एक करके आगामी वर्ष में, मतलब 2025-26 का जो बजट आया उसमें कितना खर्च होगा, इस खर्च और प्राप्ति का एस्टिमेट बजट होगा। का होगा? एस्टिमेट होगा।
एस्टिमेट क्या होता है, एक रटा आंकड़ा होता है कि हाँ इतना हम प्राप्त करेंगे, इतना खर्च करेंगे। तो ये होगा बजट एस्टिमेट जिसको बोलते हैं, BE, बजट का एस्टिमेट। जो वर्तमान वर्ष से जो 24-25 हमारा चल रहा है उसके रिवाइज एस्टिमेट्स होंगे, RE बोलते हैं लोग, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। मतलब ये उसमें भी कुछ परिवर्तन होते हैं, जैसे बजट पैसा कम पड़ गया है, ज़्यादा पड़ गया, तो वो जो फाइनल आंकड़े होते हैं वो नहीं होंगे यहाँ पर। संशोधित आंकड़े जिसको बोलते हैं, रिवाइज मतलब संशोधित। तो RE लिखा हुआ आपको मिलेगा, आंकड़े करिएगा। और 23-24 का आपको जो मिलेगा, इसके मिलेंगे एक्चुअल्स मिलेंगे, मतलब इसके वास्तविक आंकड़े होंगे कि कितना हमने वास्तव में खर्च किया, कितना प्राप्त किया, कितनी वृद्धि हुई, इसके वास्तव में मिलेंगे। तो आप समझ गए कि 3 आंकड़े कैसे होते हैं, वर्तमान वर्ष के होते हैं प्लस आगामी वर्ष का एक्सपेक्टेड बजट एस्टिमेट जो होता है, अनुमानित होता है कि अगले वर्ष में हम इतना प्राप्त करेंगे। जो 25-26 का भी बजट आया है, ये आया है, इसके साथ में इसका आंकड़ा है पिछले साल का, और 23-24 का भी आंकड़ा है। 25-26 में अनुमानित आंकड़े होंगे कि 2025-26 में हम कितना पैसा प्राप्त करेंगे और कितना खर्च करेंगे। ठीक है, अब इसी के साथ हम बजट को हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बजट में क्या है या बजट में क्या क्या चीज़ें आई हैं। तो स्टार्ट करते हैं 25-26 का बजट और कुछ बातों को समझते हुए। तो पहले हम ये समझते हैं कि बजट कितने रुपए का पेश किया गया है। जो बजट आया है वो कितने रुपए का आया है। तो लगभग बजट हमारा जो आया है वो 50.60 लाख का बजट लगभग प्रस्तुत किया गया है। बजट जो हमारा आया है इसमें ये बताया गया है, बजट के 2 भाग होंगे। पहले कितना प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ और कितना खर्च किया जाएगा। तो ये होगा प्राप्ति और खर्च। तो दोनों जितना प्राप्त होगा उतना ही सरकार खर्च करती है, लेकिन यहाँ पर कभी कभी कुछ इश्यूज होते हैं सरकार के जो वो अपने हिसाब से एडजस्ट करती है। क्या इश्यूज है वो हम धीरे धीरे समझते हैं। तो जो बजट का प्राप्ति का अनुमान सरकार ने लगाया है और जो खर्च का अनुमान है, तो प्राप्तियां हैं 50,65,000, 50,65,000। पॉइंट नहीं लगाता हूँ, पूरा पूरा अमाउंट ही मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए, याद करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी 50,65,345 का ये करोड़ में है, ठीक है, CR। इतने का बजट सरकार ने प्रस्तुत किया है कि इतना रुपये हमको प्राप्त होगा और इतना ही खर्च करेगी सरकार, 1 रुपया कम ना 1 रुपया ज़्यादा। 50,65,345 ये सरकार का बजट है। अब इसी को हमें समझना है आगे चलते हुए। तो हम पहले प्राप्ति पर फोकस करते हैं, जैसे सरकार को जो प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर सरकार ने और क्या बताया है, हमें यहाँ से जो जानने की ज़रूरत क्या है, जो प्राप्ति है सरकार की, ये इनको हम 2 भागों में बांटते हैं। तो प्राप्ति प्राप्ति को बोलते हैं, प्राप्तियाँ करते हैं, रिसीप्ट्स। ठीक है, इनको सरकार 2 भागों में बांटती है। तो कैसे, एक हो जाएगा आपका रेवेन्यू रिसिप्ट, राजस्व प्राप्तियां, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और दूसरा होगा कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसीट्स।
हिंदी में हो जाएगा पूंजीगत प्राप्तियां। ठीक है, तो जो सरकार को 50 लाख करोड़ का प्राप्ति होगी, पैसा प्राप्त होगा, उसमें राजस्व से कुछ पैसा प्राप्त होगा और कुछ पूंजीगत प्राप्तियों से आएगा। ठीक है, अब वैसे ही सरकार जो खर्च करेगी, ये हमने जो सरकार का खर्च बनाया, इसको भी सर 2 भागों में बांटा जाता है। कैसे? यहीं पर मैं कर देता हूँ। यहाँ भी सेम, राजस्व खर्च और दूसरा होगा पूंजीगत खर्च। ठीक, राजस्व खर्च और पूंजीगत खर्च। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर हमें जो आंकड़ा समझना है वो कौन सा आंकड़ा देखना है? यहाँ पर सरकार के घाटे पूछे जाते हैं। यहाँ पर तो सबसे पहला महत्वपूर्ण घाटा होता है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा 4 प्रकार के घाटे होते हैं जो सरकार जारी करती है और एग्जाम से पूछे भी जाते हैं। एक होता है राजकोषीय घाटा, इससे जुड़ा हुआ है प्राथमिक घाटा। जब भी पूछा जाएगा तो दोनों एक साथ ही पूछे जाते हैं क्योंकि आपस में जुड़े हुए हैं। अभी आपने जो देखा कि सरकार को 50 लाख की प्राप्ति हुई है। प्राप्तियां हमने देखा 50,65,345 की प्राप्तियां और 50,65,000 की खर्च। लेकिन यहाँ पर करता क्या है सरकार? सरकार खर्च करने के लिए उधारी लेती है कुछ। तो राजकोषीय घाटा क्या होता है? सरकार द्वारा ली गई कुल उधारी, मतलब ली गई कुल उधारी। सरकार जो लोन लेती है, बारो करती है, उधार लेती है, उसी को हम लोग राजकोषीय घाटा बोलते हैं। तो राजकोषीय घाटा को सरकार व्यक्त करती है जीडीपी के परसेंटेज के रूप में। तो इस वर्ष का जो राजकोषीय घाटा है वो कितना घोषित किया गया है सरकार ने? 4.4%, परसेंटेज ऑफ जीडीपी। ठीक है, 4.4% जीडीपी का राजकोषीय घाटा रहेगा। तो रुपयों में अगर हम देखेंगे तो सरकार का जो राजकोषीय घाटा है 15,68,000 करोड़ का है। 15.68 लाख करोड़ का है। 15 लाख करोड़ का घाटा है लगभग। मतलब ये कि इतना पैसा सरकार क्या करेगी? उधार ही लेगी। इतना उधार लेकर सरकार खर्च कर रही है। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा को हमेशा जीडीपी के परसेंटेज के रूप में व्यक्त किया जाता है, जो कि इस वर्ष का है 4.4%। ठीक, प्राथमिक घाटा क्या होता है? प्राथमिक घाटा जो राजकोषीय घाटा होता है उसमें से माइनस कर देते हैं ब्याज का भुगतान। ब्याज भुगतान इंग्लिश में बोलते हैं इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, राजकोषीय घाटा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिस्कल डेफिसिट। क्या बोलते हैं? फिस्कल डेफिसिट। घाटा का मतलब घाटा ही होता है। अब ये प्राथमिक घाटा ब्याज भुगतान क्या मामला है इसका? फिलहाल हम ये लिख लेते हैं कि कितना है इस वर्ष का। इस वर्ष का सरकार ने प्राथमिक घाटा जो घोषित किया है वो 0.8%। याद रखिएगा, पूछा बहुत जाता है ये और दोनों। तो राजकोषीय घाटा से जितना ब्याज का भुगतान सरकार कर रही है वो घटाने पर आता है। इसको आपको समझने के लिए कैसे समझेंगे? मान लीजिए कि 25-26 के लिए घोषित किया सरकार ने कितना लोन? 15 लाख का लोन लिया उसने, 15 लाख करोड़ का। ये हो गया उसका लोन। अब इसके पिछले साल का भी बजट आया होगा,
इसमें भी का सरकार ने कुछ मान लीजिए कि 10 लाख लोन लिया हो, सपोज कर लीजिए, इसका कुछ ब्याज बनेगा, 10% जोड़ लीजिए। 10 लाख लिया था, 10% कितना होगा? 1 लाख। 1 लाख ब्याज हो जाएगा 1 साल का। अब 1 लाख ब्याज भी इस वर्ष देना पड़ेगा जब 25-26 में आओगे आप। तो 15 लाख आपने जो लिया उसमें से 1 लाख चला गया ब्याज में, बचा कितना? 14 ही बचा फिर। तो ये जो ब्याज का पिछले साल लिए गए लोन का जो भुगतान होता है, उस पर जो ब्याज देना होता है, तो ये जो ब्याज भुगतान कौन सा होता है? पिछले सालों में पिछले सालों में लिए गए, सरकार द्वारा लिए गए लोन, लोन हिंदी में हो जाएगा ऋण। पिछले सालों में सरकार द्वारा लिए गए लोन के ब्याज का जो भुगतान होता है, वही है ये इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? अगला आता है राजस्व घाटा। राजस्व घाटा सीधे सीधे फार्मूला क्या होता है? राजस्व राजस्व घाटा बराबर राजस्व प्राप्तियां माइनस राजस्व खर्च। दोनों, जो राजस्व के रूप में जो प्राप्त हो रहा है उसको जो खर्च हो रहा है, उसी का डिफरेंस होता है राजस्व घाटा। सरकार ने इस बार का कितना होगा 2025 और 26 का, ये घोषित किया है 1.5%। ठीक है। ये सूत्र भी पूछा ही जाता है, राजस्व प्राप्ति माइनस राजस्व खर्च का जो भी आता है। नेक्स्ट आता है प्रभावी राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटा, यहाँ पर एक करेक्शन आप लोग कर लीजिएगा। जो राजस्व घाटा आपने लिखा है यहाँ पे, इसमें चेंज आपको राजस्व खर्च से प्राप्ति घटाएं, बात वही है। राजस्व खर्च माइनस राजस्व प्राप्तियां, यहाँ पर खर्च ज़्यादा होता है और प्राप्तियां कम हो रही हैं। प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है? प्रभावी राजस्व घाटा में जो राजस्व घाटा होता है उसमें से राज्यों को दिया गया जो पैसा होता है, राज्यों को दिया गया पैसा जिससे संपत्ति का निर्माण किया गया हो, फॉर द क्रिएशन ऑफ असेट्स, जिससे संपत्ति निर्मित हुई हो, उसको घटाया जाता है तो बचता है प्रभावी राजस्व घाटा, जो कि सरकार ने घोषित किया है इस बार 0.3%। तो ये आपने सरकार जो बजट के आंकड़े थे उसके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने देखी कि कैसे कितना सरकार ने किया है। ठीक है। नेक्स्ट है सरकार को जो प्राप्तियां होती हैं, ठीक है, बजट में, जैसे सरकार कहाँ से पैसा आया और कहाँ को पैसा गया, या किस मद में कितना पैसा आया और किस मद में कितना पैसा गया, तो लिखते हैं सरकार को प्राप्ति की शीर्ष मदें कौन सी हैं? प्राप्ति के शीर्ष
मदें, मतलब सरकार को सबसे अधिक पैसा कहाँ से प्राप्त होता है उसके क्रम में हम लोग लिखते हैं। तो सबसे अधिक पैसा सरकार को जो प्राप्त होता है बारोइंग से, पहले नंबर पर उधारी और देयताएं, सबसे ज़्यादा सरकार उधार लेती है। ठीक है। दूसरे नंबर पर सरकार को सबसे अधिक प्राप्त हो रहा है बारोइंग एंड लायबिलिटी से, सरकार को मिलता है 24%, या 1 रुपये में 24 पैसे उधारी लेती है सरकार। ठीक है। और दूसरे नंबर पर सरकार को प्राप्त होता है आयकर से। आयकर मतलब इनकम टैक्स, दैट इज 22%। तीसरे नंबर पर सरकार को प्राप्त होता है सबसे अधिक 18%, वो भी जीएसटी से। जीएसटी से 18%। और चौथे नंबर पर आपका है कॉरपोरेशन टैक्स, जिसे हम बोलते हैं निगम कर, जहाँ से सरकार को 17% का राजस्व प्राप्त होता है। इंग्लिश में हो जाएगा कॉरपोरेशन टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स। ठीक है। ये सरकार के प्राप्ति की शीर्ष मध्य हो गई। एक और आता है इसी में, खर्च की, सरकार द्वारा खर्च की जाने वाली मदद, कहाँ कहाँ पर सरकार खर्च करती और कितना पैसा सरकार खर्च कर रही है बजट से। मतलब जितना पैसा 50 लाख का है सरकार के पास, 50 लाख करोड़ का, उसमें से कहाँ खर्च होगा सबसे अधिक, ये पूछा जाता है क्रम। तो हम लोग ये देख लेते हैं सबसे अधिक कहाँ खर्च होता है। तो सबसे अधिक जो खर्च करती है सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, 22% जाता है स्टेट को। किसको जाता है? स्टेट को। राज्यों को कर जाता है 22%। और दूसरा जाता है इसके बाद ब्याज भुगतान में। ब्याज भुगतान में कितना जाता है? इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है आपका 20% सरकार पेमेंट करती है। मतलब 50 लाख का जो बजट आया है, 20% निकालेंगे कितना होगा? 10 लाख। वो इंटरेस्ट में जा रहा है सरकार के, जो पिछले साल का लोन ले रखा है उसका ब्याज भर रही है सरकार। ठीक है। अब इसके बाद में राज्यों को कर चला गया, ब्याज भुगतान चला गया। इसके बाद सेंट्रल सेक्टर की जो स्कीम्स होती हैं उस पर 16% सरकार खर्च करती है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, उस पर सरकार खर्च करती है 16%। इसके बाद आता है डिफेंस, 4 नंबर पर, जिसको बोलते हैं हम लोग रक्षा। रक्षा पर सरकार का खर्च है 8% का। ठीक है। कभी कभी सब्सिडी और पेंशन का भी पूछ लिया जाता है, तो उसको अलग से लिख लीजिए कितना होगा। सब्सिडी को क्या बोलते हैं हम लोग? सहायकी। हम सब्सिडी ही लिख दे रहे हैं। सब्सिडी पर सरकार का खर्च है 6% मेजर सब्सिडीज पर। और पेंशन पेंशन पर सरकार का खर्च है 4%। तो यह सरकार को आय और प्राप्ति के बारे में हमने समझा कि इसके क्या ट्रेंड है। बजट कौन सा चल रहा है हमारा? 25 और 26 का। और एक बजट में कितने वर्ष के आंकड़े होते हैं? 3 साल के। कौन कौन से? एक तो वर्तमान साल, उसका एक पिछला और उसका एक अगला। वर्तमान हमारा कौन सा चल रहा है इस समय? 2024 और 25 चल रहा है इस समय। तो एक साल इधर और एक साल इधर, इस तरफ जाएंगे तो 25-26 इसका बजट होगा, और इधर जाएंगे तो 23-24 का बजट होगा। इसके वास्तविक आंकड़े होंगे आपके पास, एक्चुअल्स जिनको बोलते हैं। इसके संशोधित होंगे, रिवाइज्ड, क्योंकि फाइनल नहीं किया गया है।
और इसका क्या होगा, एस्टिमेट होगा, आकलन होगा कि भाई इतना खर्च करेंगे लगभग। ठीक है, तो ये हमने बजट के बारे में मेन मेन बातें जो थी वो हमने समझने का प्रयास किया कि इसमें कौन कौन सी बातें हैं जो महत्वपूर्ण बातें थी। ठीक है, अब इस सरकार के द्वारा जो कुछ योजनाएं घोषित की गई हैं उसको हम लोग देखते हैं, सरकार के द्वारा कौन सी योजनाएं घोषित की गई हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि सरकार के द्वारा क्या क्या इस बजट में मुख्य रूप से घोषित किया गया है। सरकार ने जो घोषित किया है ये हम लोग पढ़ रहे हैं बजट 25-26। तो बजट में सरकार ने विकास के इंजन घोषित किए हैं 4। सरकार का कहना है कि विकास के इंजन है 4। यह हर साल अपने हिसाब से सरकार बनाती है। कभी कोई पूछ लिया जाता है कि विकास के इंजन सरकार ने इस बजट में घोषित किए, तो 4 इंजन घोषित किए हैं। उनके नाम, इंजन का मतलब वो इंजन नहीं है, मतलब यहाँ जो विकास को गति दें। तो विकास के, सबका साथ सबका विकास, ठीक है, उन 4 इंजनों के नाम हैं जो विकास को गति देंगे, मतलब जिससे विकास होगा। उसका नाम है कृषि, दूसरा है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, तीसरा है आपका निवेश, इंग्लिश में आपका इन्वेस्टमेंट, और चौथा है निर्यात। इन 4 को बताया है विकास का इंजन सरकार ने। अब हम एक एक करके इनके जो इंजन है पहले चर्चा करते हैं हम लोग कृषि की। और ये बजट, एक बात और नोट कर लीजिए, बजट केंद्रित क्या है, ये बजट किस पर केंद्रित है, बजट केंद्रित है गरीब पर। कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिया था किस पर केंद्रित है, 4 लोगों पर है। युवा पर, आप लोगों जो हैं, तीसरा है अन्नदाता, दैट इज किसान, और चौथा है नारी। ठीक, अन्नदाता दैट इज फार्मर्स, यूथ दैट इज युवा, नारी को आप लोग जानते ही हैं, गरीब, पुअर। तो इन पर बजट केंद्रित है हमारा। अब हम शुरू करते हैं एक एक करके कि सरकार के द्वारा क्या क्या योजनाओं की घोषणा की गई है। ठीक है, तो पहला हम शुरू करते हैं, पहला विकास के इंजन सरकार का क्या है, कृषि। तो कृषि को लेकर सरकार के द्वारा कौन कौन सी घोषणाएं की गई हैं। तो सरकार ने घोषणा की है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है इसमें 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। कितने, 100 जिलों को। और इसका उद्देश्य होगा 100 जिलों में वहाँ पर उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन वृद्धि, कृषि उत्पादन बढ़ाना, उत्पादकता बढ़ाना। ठीक है, कृषि का उत्पादन, कृषि की उत्पादकता, किसानों को लोन, लोन का मतलब ऋण उपलब्ध कराना, इस तरह से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना इसका उद्देश्य है। तो एक कृषि से जुड़ी हुई है धन धान्य कृषि योजना, और इससे लाभ होगा 1.7 करोड़ किसानों को।
कितनों को लाभ होगा? 1.7 करोड़ किसानों को लाभ होगा इससे। ठीक है। दूसरी है योजना, पहली हो गई धन धान्य और दूसरा है कपास उत्पादकता मिशन। कपास का उत्पादन सबसे अधिक किधर होता है? तो महाराष्ट्र साइड में होता है। तो महाराष्ट्र गुजरात वाला जो क्षेत्र है वहाँ के लिए ये योजना, ये आपका भारत का नक्शा होगा। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये गुजरात का हो गया और ये महाराष्ट्र हो गया। इस क्षेत्र के लिए ये योजना विशेष रूप से है। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? 5 वर्षीय मिशन है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्षीय। उद्देश्य वही है, कपास की उत्पादकता बढ़ाना, कपास का उत्पादन बढ़ाना। कैसे? किसानों को सहायता देकर। उत्पादन बढ़ाने के क्रम में बीज ऐसे हो जो हाई यील्डिंग हो, ज़्यादा उत्पादन देते हो, हाई यील्डिंग सीड्स का प्रयोग करके, और बाकी चीज़ें मेनली कपास उत्पादकता मिशन, जिससे उत्पादन में सुधार होगा। तीसरा है एक मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। किसका गठन करेंगे? मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। मखाना, मखाना आप लोग जान रहे होंगे जो खाए जाते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं फॉक्सनट। मखाना, तो मखाना बोर्ड जैसे कि जूट बोर्ड है, चाय बोर्ड है, वैसे ही मसाला बोर्ड है। तो वैसे मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। इम्पोर्टेंट ये है कि कहाँ किया जाएगा? तो ये बिहार में गठित किया जाएगा। मखाना बोर्ड बिहार में स्थापित किया जाएगा। आज जब ये मखाना बोर्ड बनेगा तो किसको लाभ होगा? मखाना बोर्ड बनने से उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन तो प्रसंस्करण, चेन है पूरी, उत्पादन हुआ, प्रसंस्करण होगा, फिर वैल्यू एडिशन, सब फिक्स चीज़ें हैं। वैल्यू एडिशन के बाद में क्या होता है? मार्केटिंग, वैल्यू एडिशन से यहाँ पर आप पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट भी लिख सकते हैं, उसका भी होगा। हार्वेस्टिंग के बाद मैनेजमेंट करना। ठीक है। मार्केटिंग, इन सब चीज़ों से क्या होगा? मार्केटिंग जब अच्छी हो जाएगी तो क्या होगा? किसानों की आय बढ़ेगी। यही उद्देश्य है, क्योंकि ये मिथिलांचल क्षेत्र में विशेष रूप से है जहाँ पर इसका उत्पादन होता है, और काफ़ी वहाँ पर किसानों की स्थिति दयनीय है। ठीक है। मखाना को अभी जीआई टैग भी मिला है 1-2 साल पहले। तो इस तरह से जब किसानों की आय बढ़ेगी तो किसान क्या करेंगे? उत्पादन और बढ़ाएंगे। उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादकता बढ़ेगी। यही उद्देश्य है इसका। ठीक है। अगला चौथी स्कीम है सरकार की, राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन। राष्ट्रीय उच्च पैदावार, नेशनल हाई यील्डिंग सीड्स मिशन। उच्च पैदावार बीज, नेशनल हाई यील्डिंग सीड्स मिशन। तो मिशन के नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसे बीजों को उत्पादन करने को बढ़ावा दिया जाएगा जिनसे पैदावार अधिक हो। उच्च पैदावार वाले बीजों को बढ़ावा देना, उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। उच्च पैदावार वाले बीज, उच्च पैदावार कैसे होगी? जब उनमें कीट न लगता हो। तो कीट प्रतिरोधी हो बीज, कैसा हो? जैसे क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर होती है, तो कीट प्रतिरोधी होना चाहिए बीज। जैसे कि काटन वगैरह, काटन का जो बीज बनाया गया है तो उसमें क्या होता है? बाल वर्म का जो कीड़ा होता है वो नहीं लगता है।
तो कीट प्रतिरोधी हो बीज, और तीसरा गुण उसमें कौन सा होगा, क्लाइमेट रेजिलियंट हो, जलवायु अनुकूलन हो, मतलब जलवायु में परिवर्तन के साथ अनुकूलित हो जाए, क्लाइमेट एडेप्टेशन या क्लाइमेट रेजिलियंट बोलते हैं। जलवायु अनुकूलन, इन गुणों से संपन्न होंगे बीज, ऐसे बीजों का विकास किया जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर बीज के उत्पादन से जुड़ा हुआ ये मिशन है, आपको जो याद रखना है, ठीक है। एक और सरकार ने इसमें क्या घोषणा की है, 5 नंबर पर KCC से जुड़ी हुई घोषणा है। KCC योजना है ना एक, जो किसानों से, KCC योजना कब से चालू हो रही है, 1998 से 99 में शुरू हुई थी। इसी में कुछ सुधार किया गया है सरकार के द्वारा। सुधार क्या किया गया है कि अब किसानों को इसमें लोन मिलेगा। अभी तक 3 लाख मिलता था लोन, 3 लाख ऋण मिलता था, हम लोग लोन बोलते हैं या क्रेडिट बोलिए या साख बोलते हैं, कि कुछ भी बोलिए, बात एक ही है। 3 लाख ऋण अभी तक मिलता था, इसको बढ़ाकर कर दिया गया है कितना, 5 लाख। अब किसान 5 लाख का लोन ले सकेंगे KCC से। KCC का पूरा नाम मैंने लिखा नहीं, पूरा नाम क्या होगा, किसान क्रेडिट कार्ड। किसान, जैसे हम लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं वैसे ही ये क्रेडिट कार्ड। तो कितना हो गया, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, 5 लाख कर दिया गया जी, यहाँ पर ध्यान देने योग्य है। 5 लाख तक का ऋण। यहाँ आपको जानना आवश्यक है कि 5 लाख तक का जो ऋण मिलता है, शॉर्ट टर्म के है या लॉन्ग टर्म है, तो शॉर्ट टर्म लोन मिलता है, शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है। दीर्घ अवधि या लघु अवधि, तो ये लघु अवधि का लोन है, साल भर से कम का, ठीक है। इसी में सरकार ने जो शुरुआत की, 5 लाख कर दिया है लोन की लिमिट, अब 5 लाख तक ले सकते हैं। एक चीज़ इसमें आप और लिख लीजिए जो आपके यहाँ जानना जरूरी है, वो क्या है, किसको मिलता है ये लाभ, इस योजना किसको लाभ होता है, तो 4 तरह के किसान हैं, 3 तरह के किसान हैं जिनको लाभ मिलता है। एक तो कृषि के किसान जो हैं, कृषि वाले ही किसान होते ही हैं। दूसरा, डेयरी के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, डेयरी डेवलपमेंट, मतलब पशुपालन के लिए भी आप KCC निकलवा सकते हैं, KCC से पैसा ले सकते हैं। और दूसरा, जो मछुआरे होते हैं, ठीक है, तो इन मछुआरों को भी, तो इन 3 क्लास में इन 3 लोगों को या 3 समूहों को मिलता है इसका लाभ KCC योजना का। इन लोग अब कितना रुपया निकलवा सकते हैं, 5 लाख रुपया बैंक से ले सकते हैं। एक योजना और सरकार ने क्या घोषित की है, दलहन से जुड़ी हुई, नाम है दलहन में आत्मनिर्भरता। दलहन में आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता का मतलब हम जितना खाते हैं उतना उत्पादन कर लें। यहाँ आपको याद रखना है कितनी दालों के लिए घोषणा की गई है, मतलब आत्मनिर्भरता में प्राप्त करनी है कितनी दालों के लिए, तो दालें हैं 3, कौन कौन सी, एक तो है अरहर, जिसको ये लोग तूर लिखते हैं, और दूसरा है उड़द, तीसरा है मसूर। 3 दालों के लिए है, ये आपको याद रखना है यहाँ पर। तो इनके उत्पादन में वृद्धि करनी है, कैसे करेंगे, बीज कैसे होंगे इनके, जलवायु अनुकूलित। चलिए मैं लिख देता हूँ क्या उद्देश्य होगा इनका। एम क्या होगा, इसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ाई जाए, इसमें दालों में कैसे, साइंस का प्रयोग करके,
मात्री नहीं, प्रोटीन की मात्रा। उत्पादकता में वृद्धि। अच्छा, कृषि के क्षेत्र में कुछ भी अगर पढ़ रहे हैं, कोई योजना है, तो सबसे पहला उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि, तभी बाकी की चीज़ों, उत्पादकता में वृद्धि, डाइवर्सिफिकेशन हो, उत्पादन ज़्यादा हो, ठीक है, जलवायु अनुकूलित हो, जलवायु अनुकूलन बीज के प्रयोग। कौन से? जलवायु अनुकूलन, या ऐसे बीज जो जलवायु के प्रति अनुकूलित हो। तो यही काम करके हम दलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो ये कृषि क्षेत्र के बारे में हमने पढ़ा। अगला हमारा है एमएसएमई सेक्टर के बारे में। तो एमएसएमई क्षेत्र, इसके बारे में सरकार ने क्या किया है यहाँ पर। ये क्षेत्र कौन सा है, पहले तो हमें यही पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का मतलब होता है उद्यम। मीडियम मतलब मध्यम, मध्यम वर्ग के। स्मॉल मतलब लघु, और माइक्रो का मतलब सूक्ष्म। तो 3 उद्यमों से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम। इसके लिए एक एक्ट लाया गया था इस सुधार के लिए। वो कब का है? एमएसएमई एक्ट बोलते हैं, 2006 का। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। दूसरी बात। तीसरी बात, यहाँ आपके लिए जानना आवश्यक है एमएसएमई के बारे में कि हम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को इतना अधिक क्यों पढ़ रहे हैं। तो इनका निर्यात में योगदान जब बहुत अधिक है, निर्यात में योगदान 45% है। मतलब देश से जो निर्यात होता है उसका 40% एमएसएमई सेक्टर करता है, ठीक है। अब हम ये समझते हैं कि कौन से उद्यम को माइक्रो कहेंगे, कौन से को स्मॉल, और किसको मीडियम। तो इनका वर्गीकरण है। उद्यम हो गए हमारे पास 3 प्रकार के। उद्यम वर्गीकरण, उद्यम का मतलब हो गया आपका जो उद्योग है कोई, ठीक है। उसके वर्गीकरण का आधार है पैसा। इसी की लिमिट सरकार ने चेंज कर दी है, तो हम तीनों के लिए अलग अलग लिमिट फिक्स की है सरकार ने, ठीक है। तो सूक्ष्म के लिए कितनी लिमिट हुई है, लघु के लिए कितनी हुई है, और मध्यम के लिए कितनी हुई है। तो कैसे फिक्स किया सरकार ने, ये हम देखते हैं। सरकार का जो नया नियम बजट में आया है, जो नया घोषणा जो हुआ है, नई घोषणा, नियम मतलब की घोषणा। तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम, तो उसकी जो परिभाषा है, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे परिभाषा, कि कौन माइक्रो में आएगा, कौन लघु में आएगा, कौन मध्यम में आएगा। तो इसके लिए इन्होंने क्लासिफाई किया है, बेसिस है इनका निवेश और टर्नओवर का, कि इतना निवेश हो और इतना टर्नओवर हो, निवेश और टर्नओवर। तो सूक्ष्म माइक्रो के लिए जो संशोधित किया गया है वो 2.5 करोड़ किया गया है। निवेश 2.5 करोड़, देखिए 25-25 याद रखिए, 2.5, फिर यहाँ हो जाएगा 25, और फिर हो जाएगा 125। ये सब करोड़ में है। इतना निवेश हो तो मान सकते हैं। अगर 2.5 करोड़ का निवेश है तो सूक्ष्म, 25 करोड़ से कम का है, 25 करोड़ से तो लघु, और 125 करोड़ है तो उससे मध्यम हो जाएगा, ठीक है। और जब इसका टर्नओवर कितना होना चाहिए, ये टर्नओवर होगा 10 करोड़ का, 100 करोड़ और 500 करोड़ का। ये नई परिभाषाएं जो तय की गई हैं, अमाउंट चेंज किए गए हैं। पहले के आंकड़े कितने थे वो मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। पहले के थे 1 करोड़,
यहाँ 10 करोड़ था और 50 करोड़ था। ठीक है, टर्नओवर कितना था पहले? 5 करोड़, 50 करोड़ और 500 करोड़। तो ये जो हमने लिखा ये पहले कितना था वो है। अब बढ़ा के कितना कर दिया है वो है। ठीक है, तो अभी का हमें याद करना ज़्यादा जरूरी है। तो 2.5 है, जैसे 25 25 25 तीनों जगह पर है, तो याद करने के लिए आसान रहेगा। और इन सब का देखिए 4 गुना कर दीजिए। 2.5 गुणे 4 करें 10 आएगा, 25 गुणे 400, 125 गुणे 4 500। तो ये आपको याद करना आसान रहेगा, 4 से गुणा करके एक वैल्यू याद कर लेंगे। ठीक है, तो ये एमएसएमई की नई परिभाषा जो आई है वो ये है। ये याद करेंगे, पूछा जाता ही जाता है कहीं ना कहीं पर। ठीक है, और इसमें क्या सुधार किए गए हैं, सरकार के द्वारा क्या घोषणाएं की गई हैं? तो सूक्ष्म उद्यमियों के लिए क्रेडिट कार्ड सरकार जारी करेगी। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, जो सूक्ष्म उद्यमी होंगे, सूक्ष्म उद्यमियों के लिए क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आप लोग समझ रहे होंगे। तो सूक्ष्म उद्यमियों के लिए क्रेडिट कार्ड सरकार जारी करेगी। तो कितने जारी करेंगे और किसको जारी करेगी? तो कौन से उद्यमी? जो उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड होंगे। पहली बात, सरकार की वेबसाइट है उद्यम, उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड पंजीकृत उद्यमियों के लिए है। रजिस्टर्ड उद्यमियों के लिए वे सूक्ष्म उद्यमी जो रजिस्टर्ड होंगे उद्यम पोर्टल पर, उनको जारी किया जाएगा क्रेडिट कार्ड। कितने जारी किए जाएंगे कार्ड? कितने कार्ड? तो कार्ड जारी किए जाएंगे 10 लाख। और सीमा क्या होगी? कई रुपए क्रेडिट कार्ड मिलेंगे इसमें, कितना पैसा आप निकाल सकते हैं? तो 5 लाख रुपए। अभी याद होगा हम लोग 5 लाख पढ़े थे कहाँ? क्रेडिट कार्ड में। वहाँ पर भी 5 लाख की लिमिट की गई है, 3 लाख से बढ़ाकर। तो डाउट मत रखिए, यहाँ पे मैं लिख ही दे रहा हूँ। KCC की लिमिट कितनी हो गई है? बढ़ाकर कर दी गई 5 लाख रुपए, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट। नेक्स्ट, सरकार ने क्या घोषणा की है? जो पहली बार के उद्यमी हैं, मतलब जो फर्स्ट टाइम उद्यम शुरू कर रहा है, पहली बार के उद्यमियों के लिए योजना बनाएंगे। नाम नहीं दिया गया है। जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे उनके लिए योजना है। उसमें क्या होगा ये सरकार ने इसमें बताया है। तो किसको किसको या किसके लिए है ये? कौन से उद्यमी? उद्यमी तो क्लियर है, लेकिन उद्यमी के कौन से? तो इसमें क्लासिफाई किया गया 3 प्रकार के उद्यमी हैं। 3 प्रकार के उद्यमी कौन से? एक तो वुमेन, महिलाओं के लिए है, तब महिला उद्यमी। दूसरा SC समुदाय से हो और या ST समुदाय से हो। तो 3 क्लास के लोगों के लिए ये योजना होगी। कितने लोगों के लिए? 5 लाख। और जो ऋण दिया जाएगा, 2 करोड़ तक के ऋण दिए जा सकेंगे इसमें। 2 करोड़ तक के ऋण दिए जा सकेंगे। इसके नेक्स्ट क्या है? सरकार ने नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की घोषणा की है। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की घोषणा। नेक्स्ट,
एक स्कीम है फोकस प्रोडक्ट स्कीम, जिसकी घोषणा सरकार ने की है, फोकस प्रोडक्ट स्कीम। तो फोकस प्रोडक्ट स्कीम की घोषणा की गई है। आपको यहाँ याद रखना है किसके लिए की गई है। तो दो क्षेत्र हैं, फुटवियर और लेदर। फुटवियर मतलब चप्पल, फुटवियर, एंड दूसरा कौन सा है, लेदर इंडस्ट्री के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम, लेदर इंडस्ट्री, ये आपको याद रखना है। तो एक बार पहले भी घोषणा हुई है सेम नाम से, यहाँ पर फिर से वही सेम नाम रिपीट किया गया है। नेक्स्ट क्या है, एमएसएमई सेक्टर के लिए, एक टॉय सेक्टर के लिए, खिलौना क्षेत्र के लिए भी एक योजना बनाएंगे, जिसका उद्देश्य होगा भारत को खिलौनों का हब बनाना। ठीक है, भारत को हब बनाना, टॉय हब, भारत को टॉय हब। अब अगला आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए, एक जो है संस्थान स्थापित किया जाएगा बिहार में, नेशनल फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की स्थापना, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना। कहाँ की जाएगी, ये भी बिहार में। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि वहाँ खाद्य उत्पादन में वृद्धि होगी, स्किल ट्रेनिंग किसानों की आए, यही। अब यहाँ आपको एक ध्यान देना है, क्या यही नोट में आप लिख सकते हैं कि बिहार में और क्या बन रहा है, मखाना बोर्ड की घोषणा भी की गई है। कौन सा बोर्ड, मखाना बोर्ड। और एक घोषणा इसमें की गई है, वहाँ पर ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट वहाँ बनाएंगे एक। ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट की भी घोषणा की गई है वहाँ पर एक। ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड में अंतर क्या होता है, ये आपके लिए जानना आवश्यक है। ग्रीन फील्ड का मतलब नया एयरपोर्ट बनेगा, और ब्राउन फील्ड का मतलब पहले से कोई बना है उसी को सुधारेंगे, पहले से बना है उसी को रिफॉर्म करेंगे। तो बिहार को लेकर कई घोषणाएं की गई हैं, जिसके लिए काफ़ी आलोचना भी की जा रही है सरकार की। नेक्स्ट नेक्स्ट है डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे, डे केयर सेंटर, CENTRE, डे केयर सेंटर किसके लिए, कैंसर के लिए। डे केयर सेंटर बनेंगे किसके लिए, कैंसर के लिए बनाए जाएंगे, कैंसर के लिए डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। आपको याद ये रखना है कि कहाँ, सभी जिला अस्पतालों में, हर जिले में एक सरकार का अस्पताल होता है, उसी जिला अस्पताल में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर सेंटर कैंसर के लिए बनाया जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, ये क्या होगी, इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि है क्या ये। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम भारतीय भाषाओं की पुस्तकों को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना। कुल मिला के पुस्तकों को
डिजिटल रूप में उपलब्ध करवाएगी। पुस्तकों को डिजिटल रूप में उपलब्ध करवाना। तो आपको इतना ही याद इसमें रखना है, डिजिटल रूप में उपलब्ध करवाना। तो स्वाभाविक सी बात है, पुस्तकें क्या होंगी, स्कैन करके आगे उपलब्ध करवाई जाएंगी। नेक्स्ट, कौशल प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्टता केंद्र। राष्ट्रीय उत्कृष्टता नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। यहाँ पर राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना एक्चुअल में सरकार ने 2 एक्सीलेंस सेंटर बनाने की घोषणा की है। एक है कौशल प्रशिक्षण के लिए, इसके लिए कौशल प्रशिक्षण के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, उत्कृष्टता केंद्र मतलब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो कौशल प्रशिक्षण के लिए जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे कितने, 5। और एक और है शिक्षा के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई वाला। शिक्षा के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एआई, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई इन एजुकेशन। इसके लिए भी स्थापित किया जाएगा एक्सीलेंस सेंटर, एआई इन एजुकेशन। शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता अगर लिखना है हिंदी में, एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसके लिए सरकार ने पैसा दिया है 500 करोड़ रुपए का, इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ आपको सिंपली याद ये रखना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे तो 2, स्किल ट्रेनिंग कौशल विषय के लिए 5 सेंटर हैं, और एक घोषणा हुआ है एआई में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का, एआई इन एजुकेशन के लिए। ठीक है, जिसके लिए 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। नेक्स्ट है आपका अटल टिंकरिंग लैब्स। अटल टिंकरिंग लैब्स, ये पहले से योजना चल रही है, उसी को एक्सटेंड किया गया है। तो इनका योजना क्या है, इसमें जो घोषणा एक्स्ट्रा क्या किया है, अगले 5 वर्षों में 50,000 प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी। कितनी, 50,000 लैब, 50,000 लैब बनाएंगे। कब, 5 सालों में। 5 सालों में 50,000 लैब बनाएंगे। कहाँ पर, सरकारी स्कूलों में। प्राइवेट में क्यों बनाएंगे, प्राइवेट में तो प्राइवेट वाले बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला है ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाएंगे। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कहाँ उपलब्ध करवाएंगे, 2 जगहों पर। एक तो सेकेंडरी स्कूल, सरकारी माध्यमिक स्कूल, वहाँ पर, और दूसरा पीएचसी में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। इनको बोलते हैं पीएचसी,
ये होते हैं सेकेंडरी स्कूल्स जो होते हैं, सरकारी स्कूल जो होते हैं माध्यमिक क्लास के, वहाँ पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाई जाएगी जो ग्रामीण क्षेत्रों में है। कहाँ? ग्रामीण क्षेत्रों में, दोनों। नेक्स्ट, चिकित्सा शिक्षा का विस्तार कैसे? सीटें बढ़ाई गई मेडिकल सेक्टर की। अगर आप मेडिकल की तैयारी कोई कर रहा है तो उसको फ़ायदा होगा। चिकित्सा शिक्षा का विस्तार कैसे करेंगे भाई? तो इन्होंने सीट्स बढ़ा दी हैं मेडिकल सेक्टर की। तो कितनी सीटें बढ़ाई हैं? 10,000 सीटें बढ़ाई हैं। 10,000 सीटें बढ़ाई हैं। और टारगेट है अगले 5 सालों में 75,000 का। अगले 5 साल में 75,000 सीटें जोड़ी जाएंगी। नेक्स्ट है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो कामगार काम करते हैं उनके लिए है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले जो लोग हैं कि कामगार मतलब काम करने वाले, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कामगार, इनको एक शब्द में अगर बोला जाता है तो बोलते हैं गिग वर्कर्स। गिग वर्कर्स, इनके लिए सरकार ने क्या घोषणा की है? पहले आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कामगार, जैसे आपका जैसे जोमेटो है, इसमें जो लोग काम कर रहे हैं डिलीवरी, फूड डिलीवरी के, या जेप्टो है, या आपका अमेजन है सबसे अच्छा, सॉरी अमेजन नहीं, तो विशेष रूप से आपके जोमेटो हैं, जेप्टो हैं, या स्विगी है, तो ये डिलीवरी पार्टनर्स है, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जो काम कर रहे हैं। वैसे तो अमेजन और फ्लिपकार्ट भी आएगा, वो बात की बात है, ठीक है। वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं डिलीवरी वगैरह का, तो ये गिग वर्कर्स हो गए जो टेम्परेरी काम करते हैं। इनके लिए क्या किया है सरकार ने घोषणा? इनका ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। कौन सा पोर्टल है? ई श्रम पोर्टल। ई श्रम पोर्टल पर ये पंजीकरण करवाएंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा इनको? फ़ायदा क्या होगा, जब ये रजिस्ट्रेशन करेंगे इस श्रम पोर्टल पर, तो इनको एक आईडी कार्ड जारी किया जाए, जिसको बोलते हैं आप आई कार्ड। आई कार्ड जारी होगा, और जब इनको आई कार्ड जारी हो जाएगा तो इनको लाभ मिलेगा किस चीज़ का? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का। जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके तहत इनको हेल्थ कवर मिलेगा 5 लाख का। तो ये क्या होगा, एक सोशल सिक्योरिटी मिलेगी इनको, जो गिग वर्कर्स हैं। क्या मिलेगी? सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी हिंदी में सामाजिक सुरक्षा। जब सामाजिक सुरक्षा की बात होती है तो दो चीज़ें इसमें आती हैं। क्या? एक तो हेल्थ केयर, मतलब आपको स्वास्थ्य की सुविधा मिल जाए, और दूसरा होता है पेंशन। मुख्य रूप से तो इन्हीं की बात होती है। तो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कामगार हैं या गिग वर्कर्स हैं उनके लिए योजना है। और आगे है, अवसंरचना के लिए क्या किया गया, सरकार के द्वारा घोषणा क्या की गई है, ठीक है।
अर्थव्यवस्था में नवाचार, अर्थव्यवस्था और नवाचार के क्षेत्र में सरकार की कुछ घोषणाएं जो हुई हैं वो क्या हैं? अर्थव्यवस्था है, नवाचार है, या लोगों से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें? राज्यों को सहायता दी जाएगी अवसंरचना के लिए। राज्यों को अवसंरचना के लिए सहायता, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, अवसंरचना के लिए राज्यों को सहायता। कैसे सहायता? तो किसी की, जब हम बजट की बात कर रहे हैं तो पैसों से ही होनी है। तो अवसंरचना के लिए जो राज्य है उनको पैसा मिलेगा। पहली बात, कितना मिलेगा? सभी राज्य कुल मिलाकर चाहें तो 1.5 लाख करोड़ का लोन ले सकते हैं। 1.5 लाख करोड़ का लोन, हिंदी में ऋण, सभी राज्य मिलकर, मतलब जितने हमारे राज्य हैं उन्हीं को इनमें से बांटा जाएगा। ऋण, ऋण पर ब्याज, कोई भी आप लोन लेते तो ब्याज भी देना पड़ता है, तो ये ब्याज मुक्त होगा, इंटरेस्ट फ्री लोन होगा। ब्याज मुक्त लोन ऐसा कहाँ मिलता है? इंटरेस्ट फ्री, इंटरेस्ट फ्री लोन होगा। और ये लॉन्ग टर्म का लेना होगा। कितने साल का लॉन्ग टर्म में? 50 वर्ष का। 50 वर्ष का लॉन्ग टर्म लोन ले सकते हैं राज्य, ठीक है। और जो अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में खर्च करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड है या हाइड्रो पावर प्लांट है, कुछ भी बनाए जो असेट क्रिएट करे, उसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन। ये पहले से ही चला आ रहा है जल जीवन मिशन। इसके टारगेट को बढ़ा दिया गया है। क्या किया है इसमें? 100% कवरेज प्राप्त करेंगे। 100% कवरेज कब तक? तो टारगेट आपको याद रखना है, 2028 तक हर घर जल पहुंचाएंगे जल जीवन मिशन से। नेक्स्ट है विद्युत क्षेत्र के लिए सुधार। हर साल सरकार यही करती है, विद्युत क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ लोन देती है। विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए राज्यों को लोन, कितना? 0.5 कितना लोन होगा? 0.5% ऑफ GSDP, ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक। नेक्स्ट है परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना, एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम। परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना, ये पहले से एक योजना चल रही थी, उसी को नए फॉर्म में लॉन्च किया गया है, एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम। मोनेटाइजेशन स्कीम, हमें यहाँ याद क्या रखना है? किस पीरियड के लिए शुरू की गई? तो 5 साल के लिए है, 2025 से 2030 तक शुरू की गई है। और कितना रुपए वापस प्राप्त करेंगे? 10 लाख करोड़, 10 लाख करोड़। ठीक। नेक्स्ट शहर क्षेत्र के लिए क्या है? नेक्स्ट है शहरी क्षेत्र के लिए
अर्बन चैलेंज फंड, शहरी चुनौती निधि, इसका नया नाम है बहुत, शहरी चुनौती निधि। निधि का मतलब होता है फंड। तो ऐसे बहुत सारे फंड बने हैं, तो उसमें कोई घबराना नहीं है, बस आपको ये देखना है कि फंड किसके लिए बनाया गया है, और उसमें कुछ पैसा डाला जाएगा सरकार के द्वारा। अर्बन चैलेंज फंड, इसका नाम है अर्बन, तो शहर के विकास के लिए है, चाहे जो करे उसमें, ठीक है। तो कितने का फंड बनेगा, अमाउंट क्या है, 1 लाख करोड़ का। और ऐसा नहीं केंद्र सरकार ही देगी, राज्यों का भी योगदान होगा। 1 लाख करोड़ का फंड होगा। उद्देश्य होगा शहरों को विकास केंद्र के रूप में डेवलप करना, शहरों को विकास के केंद्र के रूप में, शहरों को विकास के केंद्र के रूप में। यहाँ स्वच्छता ये सब डेवलप किया जाएगा। सिटी एज अ ग्रोथ हब, सिटी एज ग्रोथ हब। नेक्स्ट, जैसे शहरी चुनौती निधि है 1 लाख करोड़ की, वैसे एक है मैरी टाइम डेवलपमेंट फंड, सामुद्रिक विकास निधि। जहाँ पर नाम टफ है वहाँ इंग्लिश याद कर लेंगे आप लोग तो बेहतर रहेगा। सामुद्रिक विकास निधि, ये भी वही है, इंग्लिश में मैरी टाइम डेवलपमेंट फंड। मैरी टाइम डेवलपमेंट फंड कितने का होगा, 25,000 करोड़ का संग्रह करेंगे, 25,000 करोड़ का। और योगदान सरकार कितना करेगी, 49% का, 49% का योगदान केंद्र सरकार का। ठीक, तो दो फंड हो गए, अर्बन चैलेंज फंड एंड मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, दोनों याद रखेंगे। और परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की है, ताकि विकसित भारत का निर्माण हो सके। तो परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत जो रिएक्टर्स हैं इस मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं, यहाँ पर एक तो एटॉमिक एनर्जी एक्ट जो है उसमें संशोधन करना है, एनर्जी एक्ट में संशोधन, और सिविल न्यूक्लियर लाइबिलिटी एक्ट है उसमें संशोधन करना है, इसको हिंदी में बोलते हैं परमाणु नुकसान के लिए सिविल देयता अधिनियम, सिविल लाइबिलिटी, आप ऐसे ही लिख लीजिए सिविल लाइबिलिटी एक्ट है। जो परमाणु को नुकसान होता है वही है, उस परमाणु को दुर्घटना होती है तो उससे जो नुकसान होता है उसी से जुड़ा हुआ एक्ट है, इसमें संशोधन करना है। नेक्स्ट है उड़ान योजना जो चल रही थी, उड़ान योजना क्या थी, उड़े देश का आम नागरिक, उड़े पूरा नाम फुल फॉर्म है इससे, इसका उड़े देश का आम नागरिक। UDAN है इसका पूरा नाम, शॉर्ट में ये UDAN ही उड़ान है, उड़े देश का आम नागरिक। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम है, इसके तहत जो डेस्टिनेशन फिक्स किया गया है 120 नए गंतव्य, 120 नए गंतव्य का विकास किया जाएगा 10 वर्षों में।
आगामी 10 वर्षों में। और भविष्य में बिहार की ज़रूरतों को ध्यान रखा गया है, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। बिहार की ज़रूरतों को ध्यान रखा गया है एयरपोर्ट के क्षेत्र में। क्या है बिहार के लिए 3 या 4 योजनाएं सब बिहार के लिए यहाँ पर घोषित की गई है। एक है ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, अभी हमने ऊपर लिखा था ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, और पश्चिमी कोसी नहर परियोजना। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना, इसका एक्सटेंशन किया जाएगा। इसके अलावा बिहार के लिए क्या हुआ अभी हमने पढ़ चुके हैं। बिहार के लिए एक मखाना बोर्ड है, और क्या था नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फूड टेक्नोलॉजी का, जो ऊपर पढ़ चुके हैं हम लोग। एक और फंड इसमें घोषित किया गया है, उसका नाम है स्वामिह निधि। स्वामिह निधि। टू फुल फॉर्म SWAMIH, स्वामिह फंड है। तो स्वामिह फंड MIH, स्वामिह फंड की घोषणा सरकार के द्वारा की गई है। इसमें सरकार क्या करेगी, जो ड्वेलिंग यूनिट्स हैं उनकी 15 करोड़ रुपए का है, पहले तो देखिए 15,000 करोड़ का है ये फंड, और 1 लाख आवासीय इकाइयों का निर्माण करने के लिए। इकाई का निर्माण कार्य तेज, निर्माण कार्य नहीं करना, निर्माण कार्य को तेज करने के लिए। ये स्वामी फंड जो है इसका फुल फॉर्म भी है, क्या है इसका फुल फॉर्म वो लिख लीजिए। स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग, एंड मिड इनकम हाउसिंग। ठीक है, तो ये स्वामी फंड बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य आवासीय इकाइयों को शीघ्र पूरा करना होगा। तो अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, रोजगार आधारित विकास के लिए पर्यटन। तो पर्यटन के संदर्भ में सरकार के द्वारा क्या घोषणाएं की गई हैं ये हम लोग देखते हैं। और पर्यटन को इंग्लिश में कहते हैं टूरिज्म। तो टूरिज्म के लिए सरकार के द्वारा क्या घोषणा की गई है, ये टूरिज्म का टॉपिक हो गया। इसमें सरकार ने बताया है 50 शीर्ष गंतव्य स्थलों का विकास किया जाएगा। शीर्ष 50 गंतव्य स्थलों का विकास, मतलब
5 जगहों का विकास किया जाएगा ताकि वहाँ पर टूरिज्म बढ़े, है ना। और इनका चुनाव कैसे करेंगे? चुनाव का तरीका वही होगा कम्पिटेटिव फेडरलिज्म का, ठीक है। और इसमें एक होम स्टे के लिए मुद्रा लोन मिलेगा। इसके लिए होम स्टे, जहाँ लोग जाकर रुकते हैं, पूरा का पूरा घर होता है। मतलब आप कहीं घूमने गए और वहाँ आपको पूरा का पूरा घर मिल गया, दैट इज होम स्टे। उसके लिए मुद्रा ऋण मिलेगा। मुद्रा ऋण कौन सा है? जो सरकार की मुद्रा योजना थी उसी के तहत। मुद्रा योजना क्या थी वो आप लोग देख लेंगे, फुल फॉर्म MUDRA, ठीक है। तो ये इसमें घोषणा की गई थी मुद्रा लोन को लेकर के, वो टूरिज्म को लेकर के। नेक्स्ट है PM अनुसंधान अध्येता वृत्ति। PM अनुसंधान फेलोशिप लिख लीजिए, बेहतर रहेगा। हिंदी में लिखा हुआ है सरकार का अध्येता वृत्ति। PM अनुसंधान फेलोशिप, फेलोशिप को ही हिंदी में अध्येता व्रत लिखा गया है। तो कभी आता है तो आप लोग समझ लीजिएगा, अध्येता वृत्ति दैट इज इंग्लिश में बोलते हैं इसी को फेलोशिप, ठीक है। तो फेलोशिप योजना है, इसका मतलब किससे जुड़ी हुई है? एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी हुई है। और एजुकेशन में भी लोअर स्तर पर नहीं है, हायर एजुकेशन से है, क्योंकि फेलोशिप वही मिलती है। तो हायर स्तर पर किसको मिलेगी? जो IIT और IISc में है, IIT एंड IIS और स्मॉल सी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के लिए प्रदान की जाएगी। मतलब यहाँ पर जो लोग पढ़ रहे हैं उनको मिलेगी फेलोशिप। कितनी? 10,000, 10,000 फेलोशिप की घोषणा की है। 10,000 लोगों को फेलोशिप मिलेगी। कहाँ पर? IIT और IISc के लिए, हर किसी के लिए नहीं है। पहले IIT पहुँचेंगे तब जाके ये मिलेगा। नेक्स्ट क्या है? जीन बैंक। सरकार का कहना है कि हम एक जीन बैंक की स्थापना करेंगे। तो आप भी याद कर लीजिए जीन बैंक की स्थापना। किस लिए? फसल जर्म प्लाज्म के लिए, फसलों के जर्म प्लाज्म के संरक्षण के लिए। जर्म प्लाज्म का संरक्षण। जीन बैंक यहाँ आप एक्स्ट्रा नोट कर सकते हैं। संरक्षण होते हैं दो प्रकार के हैं, इन सीटू और एक्स सीटू। तो इन सीटू कौन सा होता है? उसी स्थान पर, सेम स्थान पर जहाँ कोई है वहीं पर संरक्षण कर दिया गया। मतलब कोई प्रजाति विलुप्त हो रही है, आपको पता चला कि वो जंगल में है, आपने जंगल को ही सुरक्षित कर दिया, तो वो कौन सा संरक्षण होगा? इन सीटू। एक्स सीटू में क्या करते हैं कि पता चला आपने उस स्पीसीज को लाकर कहीं और रखा, दैट इज एक्स सीटू। अन्य कहीं पर उसका जो आवास है वहाँ से हट के कहीं पर करना, दैट इज एक्स सीटू। तो ये कौन सा संरक्षण है जो जीन बैंक का है? ये है एक्स सीटू। एक्स सीटू का एग्जाम्पल हो गया आपका जीन बैंक। तो फ़ायदा क्या होगा इससे? फ़ायदा ये होगा, एक तो इसमें एक और बात लिख लीजिए, दूसरा जीन बैंक होगा ये,
दूसरा जीन बैंक की स्थापना। उद्देश्य सरकार का है, देखिए मान लीजिए जो जन्म प्लान का संरक्षण जो किया जाएगा, भविष्य में कोई समस्या हो गई तो पता लगता है उस फसल की बीज ही नहीं है तो फसल ही नहीं बन हो पा रही है, तो भविष्य में जो चुनौती हो उसका समाधान है जीन बैंक। ठीक है, तो भविष्य में खाद्य सुरक्षा, अभी की बात नहीं हो रही, लिख ही देते हैं भविष्य में दो चीज़ों के लिए क्या, एक तो फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा मतलब खाना खूब उत्पादन होता रहे खाद्यान्न का, और दूसरा पोषाहारी सुरक्षा, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का मतलब जो उत्पादन होगा उसमें न्यूट्रिशन भी पर्याप्त हो, ऐसा ना हो कि केवल पेट भर रहा है और उसमें जो मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो हैं ही नहीं या कम है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है सरकार की योजना ज्ञान भारतम मिशन। ज्ञान भारतम ज्ञान भारतम, तो मिशन अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन मिला, और भी एक दो मिशन थे, अब ये शायद तीसरा है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होगा हमारे देश में जो पांडुलिपियां हैं उनको संरक्षित करना और डॉक्यूमेंट करना। इनको पांडुलिपियों से जुड़ा हुआ है, आप तो पहले ये याद रखिए। पांडुलिपियों का संरक्षण, पांडुलिपि आप लोग समझ रहे होंगे जो हाथ से लिखी हुई रखी हुई हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट मतलब लिखी हुई, मैन्यू मीन्स मैनुअली, हाथ से लिखी हुई। 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का संरक्षण करना है, 1 करोड़ प्लस। कैसे, उनको संरक्षण करने के क्रम में राष्ट्रीय डिजिटल संग्रह स्थापित किया जाएगा। डिजिटल संग्रह लिख लीजिए आप लोग, डिजिटल संग्रह, स्कैन करके रखना, डिजिटल संग्रह स्थापित करेंगे। पहले इनको पता करेंगे, फिर उनको डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, इसको बोलते हैं प्रलेखीकरण। डॉक्यूमेंटेशन की कहाँ कहाँ पर कितनी है, अब जैसे ये कहाँ मिलेंगी आपको, जैसे लाइब्रेरीज हैं, म्यूजियम हैं, यहाँ पर जो होंगी उन्हीं को किया जाएगा। तो ज्ञान भारतम मिशन पांडुलिपियों के संरक्षण से है, ऐसे आंडू पांडू नहीं है ना, पांडुलिपि है, मैन्युस्क्रिप्ट, हाथ से लिखी हुई जो लिपियां हैं, वो पुस्तकें हैं। एक और मिशन है आपका राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन। भू स्थानिक, नेशनल जियो स्पेशियल मिशन। नेशनल तो आप लोग जानते ही हैं, राष्ट्रीय, भू स्थानिक हो जाएगा जियो स्पेशियल। और मिशन इज मिशन, इसकी सरकार ने घोषणा की है। तो इसमें क्या है, इसमें जो डेटा का विकास किया जाएगा, बुनियादी भू स्थानिक अवसंरचना और डेटा का विकास करना, बुनियादी
बुनियादी भू स्थानिक अवसंरचना का विकास करना। भू स्थानिक जियो स्पेशियल अवसंरचना और डेटा का विकास। ठीक है, नेक्स्ट अगली घोषणा सरकार की है। अब हम पढ़ेंगे निर्यात संवर्धन के बारे में, क्या क्या सरकार ने किया है, क्या बताया गया है बजट में। निर्यात संवर्धन, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपोर्ट को प्रमोशन करने के लिए, मतलब एक्सपोर्ट कैसे बढ़े, इसके लिए क्या किया सरकार ने। तो पहला है निर्यात संवर्धन मिशन। निर्यात संवर्धन मिशन, इसमें किया गया है निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या करेंगे कि जो एमएसएमई सेक्टर है, कौन सा, एमएसएमई क्षेत्र को, जो कंपनियां हैं उनको निर्यात ऋण, कौन सा ऋण, निर्यात, एक्सपोर्ट क्रेडिट, निर्यात ऋण को बोलते हैं एक्सपोर्ट क्रेडिट, तक पहुंच, आसान पहुंच, मतलब कुल मिला के लोन देना है इनको आसानी से, बेसिक ये है। तो एमएसएमई क्षेत्र को निर्यात ऋण देकर एक्सपोर्ट को प्रमोशन देने का काम किया जाएगा इस मिशन के अंतर्गत। नेक्स्ट है भारत ट्रेड नेट, ये क्या है। भारत तो समझ गए, ट्रेड व्यापार, नेट एक प्लेटफॉर्म, कैसे, इसमें क्या करेंगे, जो हमारा व्यापार हो रहा है और फाइनेंसिंग, इन दोनों के लिए एक प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए। तो इसको शॉर्ट में लिखा जाएगा BTN, भारत ट्रेड नेटवर्क। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक प्लेटफॉर्म, मतलब ये एक वेबसाइट टाइप का बनेगा, वेबसाइट ही बनेगी, टाइप क्या होता है, वेबसाइट बनाएंगे जिसमें व्यापार को डॉक्यूमेंट करेंगे, मतलब व्यापार और फाइनेंसिंग, जो व्यापार और उसके वित्तीयन के लिए एकीकृत प्लेटफॉर्म होगा, व्यापार और वित्तीयन के लिए, वित्तीयन से संबंधित। फायदा क्या होगा, जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उससे इंटीग्रेशन में हेल्प मिलेगी। ग्लोबल सप्लाई चेन, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण में हेल्प, एकीकरण इंटीग्रेशन, उससे जुड़ने में हेल्प मिलेगी, एकीकरण में सहायता। ठीक है, प्लेटफॉर्म जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, जो वेबसाइट बता रहा हूँ वही, समझ रहे हैं, एक वेबसाइट बनाएंगे
जिसमें आपको व्यापार और फाइनेंसिंग के लिए सुविधा रहेगी। अगला, एक वित्तीय क्षेत्र में क्या किया गया है? फाइनेंशियल सेक्टर में सुधार। वित्तीय क्षेत्र में सुधार, इसके क्रम में इन्होंने घोषित किया है कुछ योजनाओं के बारे में। पहला है ग्रामीण क्रेडिट स्कोर। ग्रामीण क्रेडिट स्कोर, ठीक है। जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं वो स्थापित करेंगे इसको। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा स्थापित किया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा स्थापित किया जाएगा। होगा क्या? इसमें हेल्प, जैसे कि क्रेडिट स्कोर होता है तो उससे क्या होता है कि लोन लेने में या क्रेडिट लेने में सुविधा रहती है। तो सुविधा किसको होगी? यहाँ लिखा हुआ ग्रामीण, तो ग्रामीण क्षेत्रों को। तो ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों के जो स्वयं सहायता समूह हैं, स्वयं सहायता समूह मतलब ऐसा समूह जो अपनी सहायता खुद करता है, या 8-10 लोगों का समूह होता है, और इनके सदस्यों को इनको ऋण मिलने में सुविधा होगी, ऋण आवश्यकता की पूर्ति के लिए। क्योंकि इससे रेटिंग पता चलेगी कि क्या है किसी समूह की रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग। नेक्स्ट है संशोधित केंद्रीय KYC रजिस्ट्री। केंद्रीय KYC रजिस्ट्री, ये संशोधित होगी, इसमें मॉडिफाइड है। पहले से ही ये बनी हुई, उसमें कुछ संशोधन किया जाएगा। इसको इंग्लिश में हो जाएगा सेंट्रल KYC रजिस्ट्री। तो KYC का मतलब आपको पता होगा क्या? नो योर कस्टमर, जैसे बैंक में या अन्य जगहों पर होता है। तो इसी के लिए एक सेंट्रल रजिस्ट्री बनाई जाएगी, ताकि ये 2025 से लोग शुरू करेंगे। तो सेंट्रलाइज्ड स्तर पर एक रजिस्ट्री बनेगी जो KYC को इंश्योर करेगी केंद्रीय स्तर पर। एक सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पर घोषणा हुई है इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, बीमा क्षेत्र के लिए इन्होंने क्या किया है? तो बीमा क्षेत्र के लिए जो FDI है, FDI की सीमा बढ़ा दी गई है। FDI की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 100%, जो पहले कितना था? 74% से बढ़ाकर। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई विदेशी जो है, विदेशी इन द सेंस विदेशी कंपनी भारत में बीमा सेक्टर में निवेश करना चाहती है तो कर सकती है, 100% पूरा छूट है उसको। लेकिन यहाँ पर एक शर्त लगाई है, लेकिन
प्रीमियम का निवेश भारत में करना पड़ेगा। प्रीमियम का निवेश भारत में करना होगा। प्रीमियम आप लोग जानते हैं, जैसे कोई इंश्योरेंस जब आप लेते हैं तो जो पैसा उसके बदले आप जमा करते हैं, इसको किस्त बोलते हैं, वही किस्त होती है प्रीमियम। ठीक है, तो उस किस्त से जो कंपनी को पैसा मिलेगा उसे भारत में लगाना पड़ेगा, तब वो 100% कर सकेगी निवेश भारत में। ठीक है, इसके अलावा रेगुलेटरी रिफॉर्म्स कुछ किए गए हैं, उसमें विनियामक स्तर पर मतलब कैसे जो आपका सिक्योरिटी मार्केट है, इंश्योरेंस मार्केट है, उसमें कैसे सुधार किए जाए, वो कुछ सुधार की घोषणा भी की गई है। जैसे राज्यों का निवेश अनुकूल सूचकांक बनेगा। राज्यों का निवेश अनुकूल सूचकांक इंग्लिश में क्या होगा? सूचकांक तो आप लोग समझ रहे होंगे, इंडेक्स। निवेश इन्वेस्टमेंट, अनुकूल का क्या होगा? अनुकूल का होगा फ्रेंडलीनेस। तो इंग्लिश में हो गया इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स फॉर स्टेट्स। राज्यों का बनेगा कि कहाँ पर निवेश करना ज़्यादा अनुकूल है। नेक्स्ट है, सरकार एक लाएगी विधेयक जिसका नाम रखा है जन विश्वास विधेयक। कौन सा? जन विश्वास विधेयक या जन विश्वास बिल 2.0, मतलब एक पहले आ चुका है। इसके माध्यम से करेंगे क्या? देखो, कोई बिल आता है, अब इस बिल में संशोधन करने की बात की गई है, तो कई कानूनों में संशोधन करेंगे। कई कानूनों में संशोधन किया जाएगा, मतलब ये संशोधन बिल है। तो संशोधन में भी क्या करेंगे? 100 से अधिक प्रावधानों को गैर आपराधिक घोषित करना, मतलब 100+ प्रावधान होंगे जिन कानूनों में, बहुत सारे कानून बताए जा रहे हैं, जितने कानून लाएगी सरकार उसमें 100 से अधिक प्रावधानों को डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा। गैर आपराधिक घोषित करेगी। अब आप लोग सोच रहे हो ये क्या होगा, गैर आपराधिक क्या है? तो इसको कैसे समझेंगे? कुछ नहीं करना है। जैसे कि कोई कानून है, मान लीजिए कि फेमा एक्ट है, और फेमा एक्ट में कुछ कहा गया कि अगर आप 10 रुपये ले लीजिए, 10 रुपये का फॉरेक्स इधर उधर करते हैं, ठीक है, अंदर बाहर देश के, तब बताया गया कि आपको सज़ा मिलेगी 2 साल की। तो ये होगा क्रिमिनल एक्ट। अब इसी को सरकार कहेगी ऐसा है, आप 10 रुपये तक आप इधर उधर कर सकते हैं, सज़ा नहीं देंगे। हो सकता है कुछ फाइन लगा दे कि 10 रुपये का इधर उधर किया तो 1 लाख रुपये देना पड़ेगा। यही हो गया, गैर आपराधिक कर दिया। कृत्य तो आपराधिक है, अपराध तो हुआ है, लेकिन ये सिविल हो जाएगा, 1 लाख रुपये। कुछ ऐसे चेंजेस में किए जाएंगे। इसी का नाम जन विश्वास विधेयक रखा गया है। ये कोई एक बिल नहीं होगा, बिल एक ही होगा, लेकिन कई कानूनों में संशोधन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है आपका इनकम टैक्स में लेकर, जैसे प्रत्यक्ष कर में जो सुधार किए गए वो हैं। प्रत्यक्ष कर को लेकर क्या घोषणाएं हैं सरकार के द्वारा? सबसे पहले हम इनकम टैक्स की बात करते हैं। आय कर, इंग्लिश में आप लोग जानते ही, इनकम टैक्स। इसमें कुछ बताने लायक तो लग नहीं रहा है, फिर भी आय कर में दो भाग हैं, आय प्लस कर, मतलब जो कर आपकी आय पर लगे, सीधा सा मतलब है, जो कर आपकी आय पर लगता है, दैट इज इनकम टैक्स। आप पर लगेगा, आप ही दोगे, तो ये हो गया प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर क्या होता है? जिस पर लगाया जाए वही अगर भुगतान कर रहा है तो प्रत्यक्ष कर है। ये इनकम टैक्स हो गया प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण। इसमें सरकार के द्वारा जो घोषणा की गई है क्या, कि 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, पे तक नो टैक्स। ये कैसे होगा ये अलग बात है। फिलहाल सरकार का यही कहना है कि 12 लाख रुपए तक टैक्स नहीं पड़ेगा, आपको देने की ज़रूरत है नहीं। जो नया घोषणा किया है सरकार ने इनकम टैक्स को लेकर के। दूसरा, इसमें जो टैक्स का स्लैब्स बनाए गए हैं, टैक्स के क्या बनाए गए? टैक्स स्लैब। टैक्स स्लैब में अगर आपकी इनकम 0 से 4 लाख है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा 0%। फिर ऐसे 4 के मल्टीप्लिकेशंस में बनाया गया है, जैसे 4 से 8, सब में लाख आप लोग लिखते जाएंगे। 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24 और 24 से प्लस। इनका टैक्स रेट क्या होगा? सब 4 का आपको टेबल याद होगा, वही लिख दीजिए पूरा सा। अब इसमें टैक्स रेट क्या होगा? टैक्स रेट 5 के मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ 5% हो जाएगा, फिर 10%, 15%, 20%, 25% और 24 लाख से ज़्यादा है तो 30% का टैक्स देना होगा। इसका मतलब आपको बता देते हैं, 30% जो है आपकी इनकम हो गई, मान लीजिए कि 50 लाख है, ठीक है, तो 24 लाख के ऊपर कितना पड़ेगा वो मैं बता रहा हूँ। 24 लाख के ऊपर कितना होगा? 26 लाख। इसको एग्जाम्पल में आपको समझने में दिक्कत होगी, थोड़ा सा सहज एग्जाम्पल लेते हैं। 100 रुपये सीधे सीधे, जो सबसे अच्छा समझ में आता है। मान लीजिए आपकी आय हुई 100 रुपये, ठीक, तो 100 रुपये में क्या होगा? 30% टैक्स कट गया, 30 रुपये आपको सरकार को देने पड़ेंगे कर के रूप में, और 70 रुपये आपके पास बचेंगे खर्च के लिए। यही है इसका क्रक्स। लेकिन यहाँ पर एक बात और याद रखनी पड़ेगी आपको, ये जब आपकी इनकम यहाँ हम कैलकुलेट कर रहे हैं 30% के प्लस की, तो ये आय यहाँ फिक्स की गई है 24 लाख से ऊपर के लिए है। मतलब ये यहाँ पर जो आपका टैक्स बनेगा 4 लाख का, 4 लाख से 8 लाख का डिफरेंस कितना है? 4 लाख रुपए। नेक्स्ट, और 4 लाख पर 5% आप निकालोगे 20,000 रुपये। मैं आपको टैक्स कैलकुलेशन ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? अंतर 4 लाख का है, लेकिन यहाँ पर रेट 10 हो गया, तो 4 लाख का 10% निकालोगे तो 40,000। यहाँ पर अंतर 4 लाख का ही है, 15% आप निकालेंगे तो 60,000 रुपये। यहाँ पर भी वैसे ही 4 लाख ही डिफरेंस है दोनों का,
डिफरेंस के मतलब इसके बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, 20% है तो 80,000 रुपये, और यहाँ 4 लाख है तो, ये आप सिर्फ समझ लीजिए, लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, तो आपको 1 लाख हो जाएगा पूरा। तो जैसे मान लीजिए आपकी इनकम 12 लाख रुपए है, यहाँ पर आपकी इनकम पूरी 12 लाख रुपए, तो यहाँ पर 60,000 रुपये आपका टैक्स बन जाएगा इसके हिसाब से। अब आप लोग कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि सरकार तो कह रही है 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, तो वो इसलिए कुछ छूटे हटाकर वो आएगा टैक्स में, छूट वूट दे के आपको 12 लाख तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो उस तरीके से है, ठीक है। तो ये आपने इनकम टैक्स समझ लिया, जो आपके मतलब का है थोड़ा बहुत। और इसमें सरकार के द्वारा घोषणा की गई है, ये आपको समझने की ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा, बस आप देख लिए बहुत है, स्लैब आपको पता होना चाहिए, ये जो मैंने लिखा है इतना, ये इतना आपको समझाने के लिए था, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें सरकार ने टीडीएस की घोषणा की है, वरिष्ठ नागरिकों के टीडीएस, वरिष्ठ मतलब सीनियर सिटीजन्स जो हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनका जो टीडीएस है उसको बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। टीडीएस कितना कर दिया गया है, 50,000 से 50K से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। छूट टीडीएस दी गई है। टीडीएस क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टीडीएस क्या है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब ये होता है कि जहाँ पर आपकी आय हो रही है, सोर्स, जैसे जहाँ आय हो रही है वहीं पर आपका टैक्स काट लिया गया, जहाँ आय वहीं पर टैक्स पहले ही काट लिया गया। इसका मतलब कैसे, मान लीजिए आपकी सैलरी बनी, सपोज करिए सैलरी 100 रुपये हुई, आपने बॉस से कहा पैसा दे दो, उसने आपको तुरंत दे दिया 90 रुपये, लो भाई आपकी सैलरी। अब आप कहें 10 रुपये क्या हुआ, उसने बोला 10 रुपये टैक्स काट लिया हमने, 10 रुपये टैक्स। आप ये क्या हुआ, टैक्स कहाँ जाएगा भाई, हमको तो दे नहीं, सरकार को भी नहीं दे रहे हो, तो ये जमा करेगा सरकार के पास, सरकार के पास जमा करेगा, आपका जो पैन नंबर होगा उसी खाते में जमा कर देगा। तो जब आप ऑनलाइन देखेंगे तो आपके खाते में दिखाएगा कि 10 रुपये सरकार ने आपकी ओर से या आपके मालिक ने जमा कर दिए हैं सरकार के पास। ये हो गया टीसीएस, टीडीएस। ऐसे होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स होता है, टीडीएस की जगह अगर टीसीएस कहीं लिखा पूछा जाता है तो सी को कलेक्टेड कर दीजिए बस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ठीक है। तो ये हमने टीडीएस और टीसीएस के बारे में समझा। नेक्स्ट, अगला है टन भार कर स्कीम एक शुरू करेगी सरकार, टन भार कर स्कीम। बाकी हम लोग समझ चुके हैं कि कितना पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, मेजर पैसा कहाँ से खर्च होता है, ये तो हम लोग समझ चुके हैं। जो हमारे लिए और समझने की ज़रूरत है इसमें,